हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया बस 1.5 महीना बचा है नीट के लिए, कुछ एडवाइस दीजिए। सो दिस इज माय वीडियो विच इज़ गोना गिव यू एन इनसाइट ऑफ माय नीट जर्नी। सो सम ऑफ यू माइट नो कि मेरे 705 मार्क्स थे इन नीट यूजी 2023 विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 155. I cleared JEE Mains with 100 percentile in physics and also JEE Advanced with an all India rank of 6371. And currently I am pursuing my MBBS first year in Jawaharlal Nehru Medical College, AMU. So I hope कि मेरी कुछ एडवाइस आपको हेल्प कर सकें इन द लास्ट मोमेंट। एंड बिफोर कंटिन्यूइंग टू द रेस्ट ऑफ द वीडियो, एक बिगेस्ट पीस ऑफ एडवाइस विच आई एम गोना गिव यू इज अभी से मॉक टेस्ट करने लग जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। अब जितने क्वेश्चंस अभी आप सॉल्व करोगे दैट इज गोना हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल आप क्वेश्चंस करें, बिकॉज इस टाइम बिल्कुल पीक टाइम है टू डू क्वेश्चन। और आप मॉक टेस्ट, जो मॉक सीरीज आप कोई भी, वेदर इट इज आकाश, LNPW या फिर कोई और मॉक टेस्ट सीरीज आप लेना चाहें, आप बिल्कुल लीजिए। और मैं आपको कहूंगा कि आप ऑनलाइन ही नहीं बट ऑफलाइन भी, लाइक पेन पेपर पे OMR शीट वाला प्रैक्टिस जरूर करें मॉक टेस्ट का अभी से। बेस्ट पैटर्न जो फाइनल टाइम पे होगा वो होगा आप पढ़ने से ज्यादा पहले मॉक टेस्ट दीजिए। जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, लेट्स से कि आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर्स का, तो आप पूरा चैप्टर मत पढ़ो, अभी आप उस टॉपिक को जाके पढ़ो। यही पैटर्न आप अभी से करके देखो, इट इज गोना हेल्प यू अ लॉट। आप क्वेश्चंस करो, उनका एनालिसिस पेपर देने से ज्यादा, मॉक टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस ढंग से करना। आप एनालाइज करेंगे कि आपकी गलती कहां हो रही है, उस पैराग्राफ को जाके पढ़ो। अगर आपने इतना कर लिया, आप पॉइंट आउट कर पाओगे आपके वीक पॉइंट्स क्या है, ना कि पूरा का पूरा सिलेबस आपको एक बार में कवर नहीं करके जाना। आप जो भी अभी आपका वीक पॉइंट चल रहा है, जो मेजर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस पर फोकस करिए। तो मेरी बिगेस्ट एडवाइस पूरी वीडियो आगे वाली वीडियो से होने से पहले यही है कि मॉक टेस्ट दें, चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज हो, आकाश, LNPW जो भी हो, आप मॉक टेस्ट दें और आके घर एनालाइज करें कहाँ गलती हुई है, उस पैराग्राफ को जाके पढ़ें। आप 10-15 भी ऐसे पेपर देंगे, आप खुद देखेंगे कि बहुत ही लिमिटेड सेगमेंट होता है जिसमें आप लैग कर रहे होंगे, बाकी मेजर पार्ट आपका कंप्लीट हो रखा होगा। एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो टू द रेस्ट ऑफ द वीडियो। सो एज यू नो कि नीट के लिए 1.5 मंथ्स बचा है अराउंड, और आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा, इट्स गोना बी कि रिवीजन करना कैसे है इन दिस क्रूशियल टाइम। तो आई वुड से कि रिवीजन के लिए आप ये ना सोचें कि आपको एक चैप्टर उठाना है, उसको पहले परफेक्ट करें फिर अगले चैप्टर पे जाए। नहीं, मतलब दिस इज़ अप टू यू, बट आई वुड प्रेफर कि आप पहले पूरे एज अ मास बल्क चैप्टर्स को करें, क्योंकि इन नीट एग्जाम ये नहीं होता कि हर लाइन इंपॉर्टेंट होगी, ऑल्दो इट इज़, बट सिलेक्शन के लिए ऑलमोस्ट 650+ एक बल्क में अगर आप पढ़ते जाएंगे स्टार्टिंग से ही तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक चैप्टर करा, आपने पूरा उसको अच्छे से करा, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा और अब उसके लिए टाइम हमारे पास नहीं है। सो माय मेन पॉइंट फॉर यू इज़ गोना बी, आप बल्क पे फोकस करें, धीरे धीरे अपना एक एक चैप्टर को लें, उसको थोड़ा थोड़ा करते जाएं। सबके पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबके कवर करें, फिर सेकेंड लेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक सबके कंप्लीट करें। बायो में एक्स्ट्रा अभी नहीं पढ़ना है आपको, NCERT पे ही स्टिक करें, आप पे और टाइम भी नहीं है, और भी कुछ पढ़ेंगे उससे फालतू में कन्फ्यूजन होगा। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अभी है टाइम मैनेज करना। फाइनल टाइम में आपके पास आई डोंट थिंक इतना टाइम होगा भी कि आप हर चीज़ के क्वेश्चन आंसर से लेके सारी एक एक लाइन कर लें। तो आप पहले एक मेजर पिक्चर अपने दिमाग में रखें कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। तो एक नेक्स्ट चीज़ जो पर्सनली मुझे तो अपने लिए अपनी पूरी प्रिपरेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी थी, दैट वाज शॉर्ट नोट्स। क्योंकि इन दी एंड आपके पास इतने सारे नोट्स का अराउंड, मेरे पास तो इतने नोट्स थे 2 साल के, तो वो आप 1.5 महीने में उनको कई बार मल्टीपल रिविजन्स करना इज़ नॉट पॉसिबल। शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, लाइक फॉर मी, मेरे सारे फिजिक्स के फॉर्मूला विद इन 3-4 पेजेस में लिखे हुए थे, जो कि मुझे अपने लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट लगते थे। और आपको क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट लगेगा, दैट इज़ गोना बी वेरी डिफरेंट, क्योंकि हर किसी को क्या चीज़ बेसिक लग रही है, क्या चीज़ डिफिकल्ट लग रही है, इट इज़ टोटली डिफरेंट। मेरे लिए फ्लैट से बायोलॉजी में काफ़ी एनिमल किंगडम मेरा बिल्कुल परफेक्ट था, प्लांट किंगडम बिल्कुल परफेक्ट था, बट मेरी जो कमी रह जाती थी दैट वॉज बायो 12th के लास्ट के जो चैप्टर्स होते थे, उससे इकोसिस्टम वाले उनके जो डेटा होते थे वो मैं काफ़ी गलत कर जाता था, जबकि बाकी और मुश्किल चीज़ें मुझे आती थी। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी माइट नॉट बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं इस टाइम, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बिल्कुल। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री यू हैव टू डू विद जस्ट लाइक फिजिक्स, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है बिल्कुल। अब जो पैटर्न चल रहा है फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, इट इज़ कि फिजिकल केमिस्ट्री की तरह ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी टोटली एंड टोटली NCERT से ही आती हैं। सो उनके भी अगर आप शॉर्ट नोट्स बना सकें इट्स वेल एंड गुड, वरना फिजिक्स के तो आप जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चंस एक शीट पे 2 शीट पे जितना आप बड़ा जितना कंसाइज कर सकते हैं उसको आप कर लीजिए। सो स्टार्टिंग विद कि रिवीजन करना कैसे है या फिर कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है, एक चीज़ आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि 80% ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम 20% ऑफ टॉपिक्स।
इतने सारे टॉपिक्स में से हर कोई इक्वल वेटेज नहीं रखता, कुछ का वेटेज बहुत होता है, तो आप उनको अपना जल्दी उनको पहले कवर करें। एंड स्टार्टिंग विथ फिजिक्स, लेट्स से कि आपका इनिशियल द फर्स्ट यूनिट इज़ काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स में इतना कोई फोकस मत करिए क्योंकि उसका वेटेज इतना नहीं आता है। बिल्कुल बेसिक ईजी फार्मूलाज वाले काइनेमेटिक्स पे ही क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जितना भी सॉलिड्स का आपका सॉलिड, फ्लूइड, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, ये वाला जो सेगमेंट है इसमें भी बेसिक फॉर्मूले वाले ही ज़्यादा होते हैं। इनको मैं कहूँगा काइनेमेटिक्स से ज़्यादा टाइम दें। और जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत आगे का मैग्नस इफेक्ट्स और ये सब चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर बर्नौली प्रिंसिपल आता है, पास्कल्स वाला आता है तो आप कर ले जाओगे, क्योंकि नीट का रिसेंट ट्रेंड में ये चीज़ें मैटर ज़्यादा नहीं करती कितना हाई लेवल आपको आता है, बट जितना बेसिक लेवल का है उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। करेक्ट इनकरेक्ट देख लेना कहाँ लिखा है क्वेश्चन में। बहुत बार होता है क्वेश्चन में पूरा सेंटेंस कुछ कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कुछ और ही पूछ दिया कि जो मेन क्वेश्चन है वो कुछ और ही है और आपको पूरे उसमें आपने वो फंसा दिया लैंग्वेज में। तो क्वेश्चन लास्ट में ज़रूर देखना कि पूछ क्या रहा है, एग्जैक्ट चीज़ क्या है, फिर देखना कि अच्छा ऊपर का लिखा क्या है। न्यूमेरिकल्स आपको बिल्कुल काउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए भाई। ये मत करना कि 2 से मल्टीप्लाई करना भूल कर, डिवाइड करना भूल कर, ये ब्लंडर नहीं करने हैं। तो वेव ऑसिलेशन वाले में मैं कहूँगा कि बहुत बार जो लोगों की कमी रह जाती है कि साइन कॉस इनमें ना कन्फ्यूजन जल्दी हो जाता है। आपको दिमाग में रहनी चाहिए चीज़ कि डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्रीज अहेड होगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी के 90 डिग्रीज अहेड होगा एक्सेलरेशन। साइन कॉस माइनस साइन ये सब वैल्यूज़ तुरंत आपके दिमाग में बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। 12th की फिज़िक्स में अगर आएँ तो 12th की फ़िज़िक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मी आई गेस देन 11th की फ़िज़िक्स, क्योंकि इवन द थ्योरी का पार्ट 12th में ही है, उसमें भी खासकर मॉडर्न फिज़िक्स का रिसेंट ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। मॉडर्न फिज़िक्स बहुत अच्छे से कर लें। अगर मैं आपसे अभी कहूँ आप कोई एक यूनिट करें फिज़िक्स की, दैट विल बी मॉडर्न फिज़िक्स। उसको जितना अच्छा हो सकता है, और सिर्फ NCERT से, ये नहीं कि अच्छे का मतलब बहुत हाई लेवल कर लें। सेमीकंडक्टर्स चैप्टर इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है, बहुत वेटेज है उसकी, इवन फॉर थ्योरी एंड फॉर न्यूमेरिकल्स, और मतलब बाकी नॉन थ्योरी पार्ट, बट उसका थ्योरी ज़रूर एक बार पढ़ लें। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट भी बहुत थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स वही काइनेमेटिक्स की तरह बेसिक न्यूमेरिकल्स आपको आनी चाहिए। EM वेव वाले जैसे चैप्टर में उसको बहुत लोग स्किप कर देते हैं, बट 1-2 क्वेश्चन पक्का आता है EM वेव का, वो स्किप नहीं करना। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको डायरेक्ट आंसर देना होता है। उस चैप्टर को स्किप करना भी एक ब्लंडर होगा। बाकी मैग्नेटिज्म वाला, रे ऑप्टिक्स वाले में मैंने जो गलती करी थी, बहुत हाई लेवल की रे ऑप्टिक्स वगैरह कर ली थी। भाई कुछ नहीं, बस जो NCERT में बेसिक लेवल का लिखा है, आपको बस उसमें एक्यूरेसी चाहिए, आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है, देन बहुत हाई लेवल का। और थ्योरी मैं कहूँगा आप 11th की थ्योरी बिल्कुल मत पढ़ो अभी। 12th की थ्योरी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 12th की में बस आप EM वेव्स की चार्ट्स देख लेना कि कौन सी वेव्स किसको कॉरस्पॉन्ड करती हैं। एंड अगर आपको थ्योरी पढ़नी ही है तो सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स की पढ़िए। तो दैन कमिंग टू केमिस्ट्री फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री जस्ट फिजिक्स की तरह फॉर्मूलेज वही करना है। प्रैक्टिस, एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपको कोई भी ब्लंडर नहीं करना है कि बिल्कुल हर किसी का मास, मॉलिक्यूलर मास वगैरह आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर आप अभी भी आपको सोचना पड़ रहा है कि सोडियम का मास कितना होता है, तो भाई आप पहले उस पर फोकस करो और सिर्फ आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। थ्योरी फिजिकल की भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि जितनी आपने पढ़ ली ठीक है, हो गया, अब बिल्कुल फाइनल टाइम है, इतनी थ्योरी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दैन कमिंग टू ऑर्गेनिक में जो ट्रेंड्स कुछ आपने देखे होंगे कि फिनॉल्स में इसका बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है, ये क्या है, तुरंत जितनी जल्दी आपको याद हो जाए अच्छा है। दैन जो नेम्ड रिएक्शन है NCERT की, आई वुड अगेन से कि ऑर्गेनिक में पहले होता था कि थोड़ा आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस आते थे, बट अब बिल्कुल नहीं आते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ NCERT के क्वेश्चन जो नेम्ड रिएक्शन है उनको आप अच्छे से कर लीजिए। रीमन-टीमन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन या कैनिज़ारो रिएक्शन, ये बिल्कुल आपको अच्छे से आनी चाहिए। बाकी ऑर्गेनिक में मुश्किल क्वेश्चन कोई ज़रूरत नहीं है, एडवांस लेवल का कुछ नहीं, बस जो भी बेसिक हैं, मैं दोबारा एक ही चीज़ 10 बार रिपीट करूँगा, बेसिक को आप एक्यूरेट कर लीजिए, फास्ट करिए। बस आपको स्पीड पर ध्यान देना कि आपको तुरंत देखते ही रिएजेंट और रिएक्टेंट देखते ही प्रोडक्ट दिमाग में आना चाहिए, चाहे आपका एक्सेप्शन पता है नहीं पता। मैंने जो गलती करी थी, बहुत एक्सेप्शन देख लेते हर चीज़ के, तो वो कुछ फ़ायदा नहीं रहता। बाद में मैंने JEE एडवांस जो क्वालिफाई किया था उसमें ऑल्दो उसने थोड़ा हेल्प किया, बट फॉर नीट कोई नीड नहीं है। और इनऑर्गेनिक में आते हैं। इनऑर्गेनिक में मैं कहूँगा पर्सनली, आपने सबसे सुना होगा कि NCERT इज़ द बाइबल फॉर इनऑर्गेनिक, बट इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा फोकस करें आप ट्रेंड्स पे। हर फैमिली के एक ट्रेंड होते हैं कि S ब्लॉक में फर्स्ट फैमिली का बॉइलिंग पॉइंट का आपका कुछ ट्रेंड है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का कुछ है, इनको बहुत ध्यान रखें। D ब्लॉक में हो चाहे S ब्लॉक में, P ब्लॉक का पार्ट कट गया है काफ़ी, बट ट्रेंड्स फॉरमोस्ट मतलब आधे क्वेश्चन आई बिलीव इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स पे ही बनेंगे।
जबकि वो आप देख सकते हैं 20% सब पार्ट होगा पूरे इनऑर्गेनिक का। उसके बाद आप फोकस करें जो कंपाउंड्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में स्पेशलाइज करके, चाहे वो एस ब्लॉक के हों किसी और के, उन कंपाउंड्स के बारे में लास्ट में थोड़ा देख लीजिए जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है या फिर यूजेस होते हैं हर उसके, क्योंकि यूजेस याद करना भी उतना ही मुश्किल है जितना बाकी याद करना, लेकिन यूजेस याद करने से इतना फ़ायदा आपको नहीं होगा जितना ट्रेंड्स और मेजर पार्ट याद करने से होगा। नाउ फाइनली बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी मुझे टू बी ऑनेस्ट इतनी अच्छी नहीं लगती थी, बिकॉज नीट की बायोलॉजी इट्स मोर अबाउट रटना और पूरी एनसीईआरटी स्ट्रिक्ट है। तो स्टार्टिंग विद 12th की बायो में जो लास्ट का पार्ट है, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है बहुत ज़्यादा फोकस करना है बायोटेक्नोलॉजी पे। एक लाइन बायोटेक्नोलॉजी की बिल्कुल रटी होनी चाहिए हमको। वो 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यही कहूँगा, 10 बार उस पर एम्फेसाइज करूँगा, आप बिल्कुल कर लो। खासकर जो डायग्राम्स में उसमें कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कहाँ है, सब देख लो भाई, इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपका हेल्थ एंड डिसीज़ वाला है, उसके पहले रिप्रोडक्शन वाले जो एक कमी हम कर जाते हैं वो है कि डायग्राम ज़्यादा ध्यान से नहीं देखते। आपने थ्योरी अच्छी कर ली बट डायग्राम में रह गए। वो डायग्राम उठ के आएगा, उसका लेबल वो ब्लर कर देंगे और कहेंगे अब बताओ यहाँ पे क्या है। उसमें कभी कभी मुझसे गलती हो जाती थी, बट आपको फोकस करना है, आप वो ना करें ब्लंडर। और यूनिट्स के पहले, हर यूनिट के पहले जो लिखा रहता है ना साइंटिस्ट के बारे में, वो भी देख लेना, उसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और इवन समरी से भी, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले में चैप्टर में एक था कि इनफर्टिलिटी 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड, तो वो समरी में लिखा था, नॉट इन द मेन टेक्स्ट। अगर एग्जाम में आ जाएगा कि 2 years 3 years कितना, आप कहेंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, बट इट्स नॉट, वो समरी में लिखा हुआ है। तो समरी भी आपको देखनी है और यूनिट से पहले वाला पार्ट भी आपको देखना है, क्योंकि अगर आपने बायोलॉजी में आप अगर मार्क्स गंवा रहे हो तो वो आप गलत कर रहे हो। आप ये मार्क्स गंवाने वाला पार्ट सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए छोड़ दो, बायोलॉजी में आप नहीं करना है। ये वो एनिमल किंगडम वाला पार्ट है, उस पर बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च नहीं करनी है, बेसिक देखना है, अगेन वही, और आपको खुद दिख जाएगा कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। मॉर्फोलॉजी एनाटमी वाले पार्ट आई नो कितने बुरे होते हैं, ऑल्दो मेरे तो बड़े फेवरेट थे, मुझे बिल्कुल फिंगर टिप्स पे थे, क्योंकि एक चीज़ जो मैं करता था वो बहुत अच्छी थी, मैं विजुअली देखता था। अगर उसमें लिखा है कि कलर्ड कैलेक्स इसका है, ये उसका है, तो मुझे इमेज याद रहती थी। अगर कोई भी है जैसे कैलोट्रोपिस, तो मैंने वो इमेज देख ली थी, तो मुझे पता था कैलोट्रोपिस कैसा दिखता है, इंस्टेड ऑफ कि जस्ट उसका नाम ही रटे रहने से। तो वो आप कर सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि पार्ट इंटरेस्टिंग है, बट जिस तरह से एनसीईआरटी में लिखा है वो सिर्फ उसको रटने वाला बनाता है। उसमें आप कर सकते हैं, बट अगेन टाइम नहीं है, तो आप बल्क पे ही फोकस करो। अभी वो बात पहले का आप कर सकते थे, बट अभी भी अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में थोड़ा देख लेना, जो आप एग्जाम्पल्स रट रहे हैं वो असली में दिखते कैसे हैं। सो आई होप आपको कुछ एडवाइस अच्छी लगे होंगे इस पूरी वीडियो में, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2024। एंड अच्छा करके आना, बस एग्जाम में टेंस्ड मत होना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना कि क्या पूछ रहा है, करेक्ट इनकरेक्ट, उसमें ब्लंडर मत करना, एंड बेस्ट ऑफ लक। और जाने से पहले देयर आर सम ब्लूपर्स ऑफ होल दिस शूटिंग का, आई होप यू एंजॉयड देम टू। बाय। टारगेट है 1 की लाइक्स। अगर आपने 1 की लाइक्स ठोक दिया इस वीडियो पे तो आपको मैं कसम देता हूँ कि मैडम से माफी मांगने का पूरा व्लॉग आपके चैनल पे आएगा। आई विल मेक अ वीडियो कि कैसे माफी मांगते हैं अपने टीचर से जब वो आपसे नाराज हो जाए। कैमरामैन स्नेहा सिंह के साथ आर्यन प्रताप सिंह, जीएनएमसी अलीगढ़। कैमरामैन केशव के साथ आर्यन प्रताप सिंह, जीएनएमसी अलीगढ़। मेरे बाल कट गए, आई हेट इट, मुझे नहीं अच्छे लग रहे, तुम्हें? बेकार। रुक जा। सो एज यू नो कि अराउंड 1.5 महीना बच चुका, 1.5 महीने 1.5 द्वारा कर, आप बल्क पे फोकस करें, जो कि बस रुक जाना 1 सेकेंड। सो स्टार्टिंग विद कि रिवीजन करना कैसे है, फिर कौन कौन से टॉपिक, आई प्रेफर कि आप दोबारा करें आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, वो भी जो नेम्ड रिएक्शंस हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिए। रीमन टीमन रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोल डायग्राम्स हैं, क्योंकि उन डायग्राम्स में काफ़ी होगा कि आपको यहाँ पे कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स नहीं होते थे, क्या होते थे वो? एंजाइम, अरे नहीं क्या, हाँ नहीं, वो देख पीबीआर 322 वेक्टर, वो एडिट हो जाएगी। तो मैं भी तो बोलूँगा इसके बाद, अगर मैं बोल रहा हूँ तो ही ना कटेगी। ये ब्लूपर्स में डाल देना। हाँ बन रही थी, नहीं ये पूरी बन रही है तो ठीक है। ये भी आ गया। 11th की बायो पे इतना स्नेहा
ये बंदी, ये लड़की बता तो ये लड़की मेरी ब्लॉग की क्लिप में से बीच में से आ गई है और खराब कर दिया है बेचारा। ये बंदा अच्छे से पढ़ रहा है। ये हर्षल गुप्ता, मैं गिर गया नहीं। अच्छा ठीक, 11th की बायोलॉजी पे जो केशव यादव द कैमरामैन, हंसने के अलावा कोई एडवाइस भी दे दो। किस चीज़ के रिगार्डिंग? म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स सही है। That's you always. हर्षल गुप्ता कोई एडवाइस? म्यूचुअल फंड्स में डूबा था ये आदमी। बताओ हर्षल गुप्ता। मार्केट रिस्क है ये। अरे भाई हर्षल